हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 8 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला करंट अफेयर होगा, आर्टिकल होगा, वो है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में। दूसरा होगा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तीसरा होगा फंगस फॉर पायरीन रिमिडिशन। चौथा आर्टिकल जो हमारा होगा वो पेनिनसुलर रॉक एगमा के बारे में, एगमा के बारे में। और जो लास्ट का आर्टिकल होगा और पांचवा होगा जो तेजस जेट है हमारे एलसीए लाइट कॉम्बैट, आपके जो तेजस जेट है उनके बारे में होगा। तो आगे बढ़ने से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में। ये न्यूज में क्यों आया है कि देखिए अभी क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने क्या किया है कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसको रेटिफाई किया है केवल 4 स्टेट्स के लिए, कि वो 4 स्टेट्स में अभी उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, एक तरह से पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि इसके कैसे रिजल्ट आते हैं। अगर जैसे इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी 4 स्टेट के लिए इसे रेक्टिफाई किया है। वो 4 स्टेट कौन कौन से, एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आसाम हो गया। ये 4 स्टेट आपके हैं। ठीक है, अभी मॉडल टेनेंसी एक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टेनेंसी देखो यहाँ पे एक वर्ड है टेनेंसी। ठीक है, टेनेंसी का मतलब होता है किसी चीज का मतलब किराए पर देना, इस तरह की प्रक्रिया को टेनेंसी बोलते हैं। ये टीनेंट जो बोलते हैं, टीनेंट आप बोलोगे उसको बोलोगे किराएदार, किराएदार। ठीक है, टीनेट को किराएदार बोला जाता है। ठीक है, यहाँ मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखिए अभी क्या होता था, इससे पहले जितने भी लॉ थे हमारे, जो रेंट लॉज थे जो कंट्रोल करते थे रेंट को, उन पे क्या ये बोला जाता था कि वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगाते थे। इस वजह से क्या, जो आपके ओनर्स होते थे, आपके हाउस ओनर होते थे या प्रॉपर्टी ओनर होते थे, वो अपनी प्रॉपर्टी को, हाउस को रेंट पे देने से कतराते थे क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, उन्हें डर लगता था। ठीक है, कि कहीं जो आपके जो टेनेंट होते हैं वो अपनी उसको उनके घर को कब्जा ना कर ले, कब्जा ना ले, क्योंकि उनके फेवर में वो उतना ज्यादा नहीं था। इसलिए जो रेंट ओनर थे वो डिस्करेज होते थे, उनको डिक्रेजमेंट मिलता था, इस वजह से वो ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे नहीं दे पाते थे। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी अनरेंटेड पड़ी रहती थी जिससे कि आपका एक पूरा एक इकोसिस्टम क्या है कि मतलब वीक होता था। तो अभी यहाँ पे इस वजह से एक तो पहली ये नीड ये पड़ी। दूसरी चीज ये कि जो आपके मेजर्स थे, ठीक है, पहले जो मेजर्स लिए जाते थे उसको क्या होता था कि बहुत सारे आपके खाली घर पड़े हुए हैं, तो उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी कि आपने घर दे दिया और क्या नाम घर दे दिया, अगर कोई ऐसा मकान मालिक और आपके किराएदार के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो किसके पास जाएंगे। तो इस तरह का कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था, कोई ऐसी कोर्ट नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि किसके पास जाएंगे, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, किसके पास जाके हम अपना मतलब क्या ना न्याय मांगेंगे, किसके पास जाके जस्टिस मांगेंगे। तो एक तरह की चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एग्रीमेंट में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मकान मालिक अपनी चलाता था, किराएदार अपनी चलाता था, कहीं पे मकान मालिक भी गलत होता था, कहीं पे किराएदार भी गलत होता था कई चीजों में। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि हर स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता था क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग मेजर मौजूद नहीं थे। तो दूसरा रीजन ये रहा कि आपका इस वजह से भी जरूरत पड़ी। तीसरा क्या था कि एक जरूरत ये आप आन पड़ी है कि ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि गांव से लोग निकल के शहरों में अपना पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, जॉब की वजह से हो या आपकी बेटर फैसिलिटीज की वजह से हो, कि ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी शहर की तरफ जा रही है। अब शहर में तो सब लोग जमीन खरीद नहीं सकते, जमीन की तो बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत ज्यादा कमी है। तो क्या होगा कि लोगों ने जो अब शहर में पहले से ही रह रहे हैं उन्होंने अपनी घरों में जो है कई सारी बिल्डिंग्स बना ली है, एक के ऊपर एक मकान बना लिया है। ठीक है, कई स्टोरी बिल्डिंग बनाए तो वो लोग अपने घरों को किराए पे देते हैं। ठीक है, अब यही ज्यादा जरूरत महसूस हो रही कि जो एक पूरी एक तरह की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक इकोसिस्टम बन चुका है टेनेंसी का, उसको रेगुलेट किया जाए क्योंकि बर्डन बढ़ता जा रहा है शहर पे। तो ये आपके कुछ दो तीन आपके कारण हैं जिस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी, जरूरत महसूस हुई कि टेनेंसी एक्ट को लाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रोविजन है, क्या क्या इसने प्रावधान किए हुए हैं। देखो ये बात करता है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 से, एक
रेंट अथॉरिटी स्टेब्लिश करने की बात करता है। ये रेंट अथॉरिटी का काम क्या होगा, ये रेगुलेट करेगा जो आपकी रेंटिंग होती है प्रीमाइसेस की, जैसे किसी को घर किराए पे देना है तो उसको रेगुलेट करेगा, उसके बीच एग्रीमेंट कराएगा। ये आपके ओनर्स के क्या नाम वो करेगा कि कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो ओनर्स को वो फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो किराएदार को फॉलो करने होंगे, कुछ ऐसा एग्रीमेंट होगा जो दोनों के बीच होगा ताकि डिस्प्यूट को मिनिमाइज किया जा सके। अगर कोई ऐसा फ्यूचर में डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपका डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म भी इसने बताई हुई है। तो यहाँ पे एक तरह से ये कह लो कि प्रोटेक्ट करेगा किसके इंटरेस्ट, लैंड ओनर्स के भी, आपके जो लैंडलॉर्ड्स है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और जो टीनेट्स है किराएदार है उसके भी इंटरेस्ट को ये क्या है प्रोटेक्ट करने की इसमें कोशिश की गई है। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट में ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं। और दूसरी चीज, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो सके, उस डिस्प्यूट का निपटारा हो सके, इसलिए इसने डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म को भी स्टेब्लिश करने की कोशिश की है। एक तरह का वाइब्रेंट इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की है, सस्टेनेबल होगा, वाइब्रेंट होगा, ठीक है। और मतलब वाइब्रेंट से मतलब यहाँ एनकरेजमेंट्स है कि वाइब्रेंट होगा कि लोग मतलब आसानी से वो अब वो घर किराए पे ले सकेंगे, और जो लैंड लैंड ओनर है या आपका प्रीमाइसिस है जिसके किराए जो मकान मालिक है वो खुशी खुशी उसको दे सके, ताकि उसको डर ना हो कि कोई हमारे घर पे कब्जा ना कर ले या आपका जो किराया है वो बढ़ा के ना दे। ठीक है, कुछ टाइम होता है ना कि इतने टाइम बाद आपको किराया बढ़ाना ही पड़ेगा, जिससे कि लैंड ओनर का तभी तो इंटरेस्ट रहता है ना कि किराए पे देगा, उसको थोड़ी सी आमदनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। एक तरह से इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट क्रिएट करने का कोशिश की गई है कंट्री में। तो जो ये पॉइंट बताएं इंक्लूसिव, यहाँ पे वो भी है कि जो आपके जिनके पास जो लोग गरीब है, जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा रेंट नहीं दे सकते, तो उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई, क्योंकि हर आदमी शहर में आना चाहता है। तो यहाँ पे बोला है ना कि इनेबल करता है कि सर क्रिएशन ऑफ एडुकेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक, जिसमें आपका क्या होगा, लो इनकम ग्रुप वाले आदमी भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जिससे कि होमलेसनेस की जो कंडीशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और इसको क्या फॉर्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब एक ऐसी कोर्ट बन जाएगी जो आपका डिस्प्यूट्स को सुनेगी, है ना। और दूसरा आपकी रेंटल अथॉरिटी क्रिएट की जा रही है, तो पूरी फॉर्मलाइज हो जाएगी कि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, किराएदार का भी होगा और लैंडलॉर्ड का भी होगा, ठीक है, जिसका मकान मालिक का भी होगा। तो पूरा क्या है, मार्केट फॉर्मल बन जाएगी। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग जो इकोसिस्टम है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जा सकता है इसके। और इसमें और कौन कौन से प्रोविजन दिए गए कि रिटर्न एग्रीमेंट होगा किस किस के बीच में, एक तो आपका प्रॉपर्टी ओनर यानी कि जो लैंड ओनर होगा और जो टेनेंट होगा उनके बीच में क्या है, एग्रीमेंट होगा, जिससे कि आगे डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सकता है। और ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेगा, एक रेंट कोर्ट भी इस्टेब्लिश करने की इसमें बात बोली है। जैसे मैं पीछे डिस्कस कर रहा था स्लाइड में, कोर्ट इस्टेब्लिश करेगा जो रेंट कोर्ट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में तो वो यहाँ पे जा सकते हैं, अपनी डिस्प्यूट का निस्तारण कर सकते हैं ये। क्योंकि अब ये हर एक स्टेट में जो आपकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट है, हर एक स्टेट में और यूटीज में आपका ये इस्टेब्लिश की जाएगी। और इसमें यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी रखी है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। पहले क्या होता था कि जो आपका लैंड ओनर होता था या मकान मालिक होता था, तो वो क्या करता था, वो अपनी मनमर्जी से कितना भी डिपॉजिट मांग लेता था। मान लीजिए किराया आपका किसी मकान का है 5,000, तो मांग लेगा 50,000 या 30,000, क्या हमें 30,000 का एडवांस दे दीजिए। अब 30,000 का एडवांस तो किसी जो टेनेंट है उसके पास हो सकता है, वो गरीब हो सकता है वो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास तो इतना पैसा नहीं होता है। तो एक तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, टेनेंट को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो कई बार टेनेंट आपके लैंड ओनर को भी हरास करते थे। तो इन दोनों का ही जो दोनों स्टेक होल्डर है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है और इंटरेस्ट है वो स्टेक पे लगे रहते थे। तो यहाँ पे यही चीज बोली है कि मैक्सिमम 2 मंथ का आपका जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो मैक्सिमम आप 2 मंथ का एडवांस ले सकते हो। अगर आप नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए प्रॉपर्टी को हायर कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो या कोई ले रहा है, तो वो आपका मैक्सिमम 6 मंथ के लिए आपकी क्या है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रोविजन किया है। आगे कौन कौन से प्रोविजन किए गए, आगे प्रोविजन ये किए गए कि मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी होगी, क्या टूट फूट होगी, वो कौन सी टूट फूट कराएगा, वो क्या उसमें रिपेयरमेंट कराएगा, और आपके टेनेंट की क्या जिम्मेदारी होगी, उसको क्या क्या चीजों पर मकान मालिक की ध्यान देना पड़ेगा। कि ऐसा होता था ना कि मकान मालिक जो होता था वो हर चीज किराएदार के जिम्मे डाल देता था। अगर आपको व्हाइट वॉश कराना है कि हमारे पास व्हाइट वॉश का पैसा नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप कराओ। आपने दीवार गंदी कर दी तो आपको ही कराना पड़ेगा व्हाइट वॉश। कोई आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड जल गया तो आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको साफ करनी है। ठीक है, आपको
आपको कोई रिपेयर वर्क है, पंखा जल गया, पंखे की वाइंडिंग जल गई तो आपको कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्लियर कट वो नहीं था, डिमार्केशन नहीं था कि कौन सा काम किसका है, मगर यहाँ पे ऑब्लिगेशन कर दी गई कि ये काम आपका लैंड ओनर का है, ये काम आपका टीनेंट का है। तो कौन कौन से लैंड ओनर के काम में बोला गया कि स्ट्रक्चरल रिपेयरमेंट के जो काम होंगे वो लैंड ओनर करेगा, व्हाइट वॉश लैंड ओनर कराएगा, वॉल्स की पेंटिंग, जो डोर की पेंटिंग होती है, पेंट करना होता है विंडोज पे, डोर पे, वो ये आपका कौन कौन कराएगा, ये आपका लैंड ओनर कराएगा। और जो टीनेंट का जो जिम्मेदारी हो क्या होगी, जैसे ड्रेन को क्लीन करना, स्विचेस की सॉकेट्स का रिपेयर करना, किचन के जो फिक्चर्स होते हैं जैसे कि एल्बो हो गई, ये चीजें होगी, वॉश बेसिन हो गया, इनको क्लीन करना, अगर उनमें टूट फूट होती है, क्योंकि यूज तो टीनेंट ही करता है ना उनको, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे तो अगर जिम्मेदारी उस पर लैंडलॉर्ड पर डाल दी गई जो टीनेंट होता है तो रोज तोड़ेगा, रोज उसको लैंड ओनर को बोल देगा कि भैया ये तो टूट गया, इसको ठीक कराओ, तो ऐसे तो उसका नुकसान हो गया। तो इसलिए जिम्मेदारी जो यूज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्लास पैनल ऑफ द विंडोज, विंडोज की जो ग्लास होता है अगर वो टूट जाता है, क्योंकि यूज जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी रिप्लेस करना। डोर्स और उनका गार्डन्स का मेंटेनेंस, ओपन स्पेसिस जो आपका लॉन वॉन होता है उनका मेंटेनेंस, वो सब जिम्मेदारी किसकी होगी, टीनेट की होगी, यानी कि किराएदार की होगी। और आपको लैंड ओनर को ये भी बोला गया है कि आपको कोई भी चीज कराने से, अगर रिपेयरमेंट का कोई भी काम कराना है, अपने जो आपने किराए पे दे रखा है मकान, उसको 24 घंटे से किराएदार को आपको पहले 24 घंटे पहले आपको नोटिस देना होगा कि मुझे ये काम कराना है, तो आप अपना उसी तरह से अरेंजमेंट कर लीजिए। कि ऐसा नहीं है कि जो मकान मालिक है सोया हुआ है और आप दरवाजा खटखटाते हो और बोलते हो कि मुझे इसमें व्हाइट वॉश करानी है, या और नाइट ड्यूटी करके है, दिन में सो रहा है, और आप जाके वहां पे बोलने लगे हो कि मुझे यहाँ पे दीवार तोड़वा के ये बनवाना है। तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसको एक 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा कि मुझे ये कल ये काम कराना है, तो आप अपना उसी तरह से अरेंजमेंट कर लेना, सोने का, खाने का, रहने का, ठीक है, क्योंकि मुझे इतने टाइम के लिए वो चाहिएगा, रिपेयरमेंट का काम होगा। तो ये कितनी सुविधा हो जाएगी कि मकान मालिक को भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्यूट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें वैकेट करने की वैकेनिज्म भी बताइए कि अगर कोई लैंड ओनर आपका वैकेट कराना चाहता है अपने मकान को और किसी टीनर से, तो उसमें पूरी मैकेनिज्म बताइए कि पहले नोटिस देना होगा, अगर वो नोटिस दे देता है, सारी कंडीशन फुलफिल करता है जो लैंड ओनर है, तो फिर उसका उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है किराएदार के ऊपर। अगर वो उस चीज को नहीं मानता है, सही टाइम पे खाली नहीं करता है जितना उसे टाइम दिया गया था, और वो फेल हो जाता है उसको फुलफिल करने में, तो फिर क्या कर सकता है कि जो आपका लैंड ओनर है वो आपका क्या कर सकता है कि उसकी जो मंथली जो रेंट है उसको डबल कर सकता है 2 महीने के लिए, या 4 गुना उसे बढ़ा सकता है। तो उसके हाथ में फिर वो होगी पावर, जो लैंड ओनर के हाथ में पावर होगी। अगर नोटिस देने के बाद या जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, अगर जो आपका किराएदार है उनको फेल कर जाता है, उनको फुलफिल नहीं कर पाता है, तब मकान मालिक ऐसा करेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो यहाँ पर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो कि 2019 में आया था, एक्ट नहीं बना था, इसको प्रस्तावित किया गया था, ये पास नहीं हो पाया अभी तक, ये पेंडिंग ही पड़ा है। प्रोटेक्शन बिल है, इसमें डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इसका दूसरा नाम एक तरह से प्राइवेसी बिल भी है। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी बिल भी है, प्राइवेसी बिल भी हम बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपका जो डाटा कलेक्ट करती है कंपनियां, जो आपकी बिग टेक कंपनी है, जैसे फेसबुक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और आपका ट्विटर है, और आपका ये क्या नाम व्हाट्सएप है, और आप गूगल है, ये आपका आप इन्हें यूज करते हो तो आपका डाटा इनके पास चला जाता है, कलेक्ट करती है। तो डाटा मूव करता है, क्योंकि इंटर स्टेट बाउंड्री मूव करेगा, आपका इंटरनेशनल बाउंड्री के थ्रू मूव करेगा। तो आपके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है ये, ताकि आपकी प्राइवेसी को भंग ना किया जा सके। तो यहाँ पे यही बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस बिल को, सबसे दुखद बात है, इस बिल को पार्लियामेंट से विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने का मतलब बिल को एक तरह से स्क्रैप कर दिया है, कि अब ये बिल रहा ही नहीं है, मतलब इसको एक तरह से समझे लाया ही नहीं गया था। तो क्यों विड्रॉ किया गया है, विड्रॉ इसलिए किया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं, हम इस चीज पे विचार कर रहे हैं, हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सब कुछ चीजें आ जाए, ठीक है, और जिसमें कॉम्प्लायंस बहुत कम हो। अभी इस बिल में क्या बोला गया था, इसमें कमी ये बताई जाती है, इसमें कॉम्प्लायंस ज्यादा था, कि कई चीजों को कॉम्प्लाई करना पड़ता था, जो कि बहुत हैक्टिक और हरासमेंट वाली चीजें होती थी, कंपनी को कॉम्प्लायंस करना पड़ता था, उनका हरासमेंट होता था। तो इसी वजह से हम कॉम्प्लायंस कम करेंगे और इसको ज्यादा मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। तो ऐसा हम कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आएंगे जो कि रेगुलेट करेगा आपके ऑनलाइन स्पेस को, जिससे कि इनोवेशन को और आपके जो इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके अपनी कंट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। तो अब इसको जो सॉरी
जो प्रोटेक्शन बिल है, ये बिल तो 2019 में, एक 11 दिसंबर 2019 में आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि मी इट वाई, आई टी वाई, माइटी, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। तब इसको नाम दिया गया था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर 2019, ठीक है। तो अब इसका नाम प्राइवेसी बिल में, ये भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल्स के राइट्स को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कलेक्शन, जो कोई भी आपका डाटा कलेक्ट करता है उसको रेगुलेट करने की ये कोशिश करता। अगर ये पास हो जाता, एक्ट बन जाता, किसी जो डाटा का मूवमेंट होता है आपका, मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको ये रेगुलेट करता, ठीक है। और जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है, माइनिंग होती है पर्सनल डाटा की, उसको भी रेगुलेट करता है। इसी चीज को बताया इसमें गया है कि अगर ये काम करता, अगर ये एक्ट बन जाता। इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस ये आए कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो ये सॉरी, जो ये डाटा है, देखो ये कंपनियां, बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनियां हमारे डाटा को कलेक्ट कर लेती है और अपने यहाँ पे ले जाती है। ये इंडिया में तो कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं, इनकी ऐसी कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो यहाँ इंडिया में डाटा को स्टोर करके रखे। सारे तो सर्वर इनके बाहर है, फेसबुक का सर्वर बाहर है, गूगल का सर्वर अमेरिका में है, सबके तो सर्वर अमेरिका में और इंटरनेशनल उसमें रखे हुए हैं, वो क्या नाम, बड़ी फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में तो कोई भी सर्वर नहीं है जहाँ पे डाटा स्टोर रह सके, कि इंडिया के अंदर ही इंडियन पीपल्स का, जो इंडियन सिटीजन्स का डाटा इंडिया के अंदर स्टोर रह सके, ताकि जरूरत पड़ने पे वहां पे ही उसका मुकदमा चल सके, वो अपना लड़ाई लड़ सके, ठीक है। मगर अगर डाटा ऐसा, उसका किसी किसी का डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हम क्लेम नहीं कर सकते ना। कैसे क्लेम करोगे, कहाँ पे जाकर लड़ोगे? क्योंकि डाटा तो स्टोर हो ही नहीं रहा ना आपके इंडिया में, सारा डाटा तो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे कई लोग यही बोलते थे, लिखा है ना, मैनी पीपल कंटेंट दैट फिजिकल लोकेशन ऑफ द डाटा इज नॉट रिलीवेंट इन द साइबर वर्ल्ड, कि यहाँ पे फिजिकल लोकेशन का तो मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। आजकल तो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड है, तो इसमें कोई फिजिकल लोकेशन का मतलब नहीं करता। तो इसमें यही यही बात बोली कि फिजिकल लोकेशन के ऊपर लोग बोलते हैं कि फिजिकल लोकेशन नहीं है इंडिया में, कोई इनकी कोई यहाँ पे सर्वर नहीं है। तो फिजिकल लोकेशन बना के क्या करोगे, जो कि आपकी एनक्रिप्टेड, अब डाटा तो एनक्रिप्ट किया जाता है, एनक्रिप्टेड की है, उनको तो बाहर ले जाया जा सकता है ना, उस पर तो कैसे लगाओगे आप पाबंदी, कैसे लगाओगे? एनक्रिप्टेड की तो भाई बाहर जा ही रही है, उसे कोई भी कंपनी जब चाहेगी डिक्रिप्ट करके आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो फिजिकल लोकेशन इंडिया में बना के क्या कर लोगे? तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। आजकल साइबर वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड मतलब ग्लोबल वर्ल्ड, कि आपका डाटा तो ट्रांजैक्ट होगा ही होगा। तो इसमें ये बोली गई है। दूसरी चीज इसमें चैलेंज ये था कि जो इसमें कुछ वर्ड यूज किए गए थे, प्रोविजन जो किए गए थे, एक वर्ड है नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है, एक है रीजनेबल पर्पस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए, ये बोला गया कि ये ओपन एंडेड वर्ड है। ओपन एंडेड वर्ड का मतलब कि इनमें तो बहुत कुछ चीजें आ जाती है, किसी चीज की पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर ये चीजें आती है, इसके बाहर इसकी कोई भी और चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जा सकती। पर ये ओपन एंडेड वर्ड है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब तो हर चीज नेशनल सिक्योरिटी है। आप लोकसभा के पास खड़े हो और वहां पे जाके वीडियो शूटिंग कर रहे हो, तो कोई भी कह देगा कि नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यहाँ पर आप वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते, वहां पे जाके आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो कुछ भी चीजों को लेकर आप आरटीआई लगाते हो, तो जो आपके अथॉरिटीज होती है, हायर अथॉरिटीज होती है, वो ये बोल देती है कि ये डाटा हमारा नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, और हमने इसे शेयर कर दिया तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है नेशनल इंटरेस्ट में, तो हम डाटा शेयर नहीं कर सकते आपके साथ। तो कुछ भी कह के आपका नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके, रीजनेबल पर्पसेस का हवाला देके, तो आपको क्या है कि उस चीज को शेयर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इस बिल में यही प्रोविजन था कि इसमें ये वर्ड जो यूज किए गए थे, इसमें ये कहना है कि लोगों का ये तो बहुत बहुत ही वाइड वर्ड है, वाइड फ्रेज है, ये वाइड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। तो ये थोड़ा एम्बिगस है, मतलब ये क्लियर नहीं है, इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, सब्जेक्टिव टर्म है, इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ये इससे क्या है कि स्टेट को एक मौका मिल जाता है, जैसे कोई भी स्टेट है, मान लो इंडिया की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया स्टेट की बात कर रहे हैं, ये तो वो तो हमारी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, इंक्लूड कर जाएगा हमारी जो प्राइवेट सिटीजन्स की, जो आदमी प्राइवेट लाइव्स है, यानी कि जो उनकी प्राइवेट निजी जिनके, उसमें तो वो क्या ना, कोमल कर देगा, उसमें वो घुस जाएगा। तो
नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देंगे तो ये भी गलत बात है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी जायंट्स है, जैसे मैंने बड़े-बड़े नाम लिए, फेसबुक है, गूगल है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, ठीक है? जो भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो सारा डाटा तो बाहर ही जा रहा है ना। तो इनका ये कहना है, अगर आप इस तरह से ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाओगे डाटा लोकलाइज़ेशन वाली, कि डाटा लोकलाइज़ होना चाहिए, इंडिया के अंदर ही ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए कि डाटा इंडिया के अंदर ही रहे, तो ये एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि दूसरी कंट्रीज़ भी ये बोलेगी ना कि हमारे यहाँ भी वो सर्वर बनाओ, हमारे यहाँ भी वो करो, तो इस तरह से कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया की जो बड़ी-बड़ी फर्म है, एक्सपर्ट है, उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया और ये भी कहा कि इस तरह से तो इंडिया का जो यंग स्टार्टअप सिस्टम है, यंगेस्ट स्टार्टअप सिस्टम है, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम बना हुआ है, वो क्या है ना बैकफायर कर जाएगा, वो फेल कर जाएगा। उसके ऊपर एक तरह से बहुत बड़ी मार होगी। तो ये इस चीज़ में बोला गया है, ये चैलेंजेस थे। अब ये विथड्रॉ क्यों किया गया है, हम पहले भी डिस्कस किए कि बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ किए गए हैं और रिकमेंडेशन दी गई है। एक बनाई गई जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इसने एनालाइज़ किया इस बिल को और उसने 81 अमेंडमेंट प्रपोज़ किए कि इसमें ये खामियाँ, इसमें ये अमेंडमेंट चीज़ कर दी जाएगी और 12 रिकमेंडेशन दी है। तो इतने सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे इसको बिल पास कराने से पहले और उन रिकमेंडेशंस को मानना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ना हमें कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आ जाए जिसमें कॉम्प्लायंस भी ज़्यादा ना और अमेंडमेंट भी ना करना पड़े। तो एक रीज़न ये दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम इसलिए इस चीज़ को स्क्रैप कर रहे हैं, इस बिल को हटा रहे हैं और हम कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आएँगे, जो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम को वो क्या नाम पूरी तरह से समाहित करके रखेगा, संजो के रखेगा। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है, ठीक है? इस वजह से इसे विथड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है? और कॉम्प्लायंस इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंस करना पड़ता था। ऐसे प्रोविज़न किए गए थे कि आपको ये रूल मानना पड़ेगा, वो रूल मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यहाँ से क्लीयरेंस लेना पड़ेगा, वो क्लीयरेंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे जिन्हें करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कारगर नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से इतना कम्बरसम होने की वजह से इसको स्क्रैप कर लिया गया है। तो यही सब चीज़ें बोली गई है। तो इनका कहना है कि इसे रिवाम्प करके हम एक ईज़ी जो कॉम्प्लाई करना ईज़ी हो और स्टार्टअप्स के लिए भी वो आसान हो, उन्हें कॉम्प्लाई करना, ऐसा हम कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आएँगे। तो अब इसके साथ डाटा लोकलाइज़ेशन वाला भी इश्यू था कि जो बड़ी-बड़ी कंपनी वो क्वेश्चन कर रही थी कि जो इन्होंने प्रोविज़न किया है बिल में कि डाटा लोकलाइज़ेशन वाला कि इंडिया में ही ऐसे सर्वर होने चाहिए, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक इश्यू है, इसलिए हम इसको स्क्रैप कर रहे हैं, ऐसा बोला। और जो स्टेक होल्डर्स है फेसबुक, गूगल, ये बोलते हैं कि जो प्राइवेसी और सिविल सोसाइटीज़ एक्टिविस्ट है, ये इसका क्या है, ये इसका विरोध कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन में डिले होने का वो होता है क्योंकि ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर दे, इसमें डिले बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसको स्क्रैप कर रहे हैं, ये बोला गया है। अगला आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है हमारा फंगस के बारे में, जो ऐसा फंगस इजाद नहीं ढूँढा है, जो पायरीन होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, पायरीन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पायरीन ये क्या है, उसको उसका इलाज करेगा, उसकी रिमेडिएशन कर देता है ये। तो वही मतलब इसके बारे में जो टाइटल दिया गया ये है फंगस फॉर पायरीन रिमेडिएशन। तो अभी क्या हो जो सीएसआर है हमारा, सीएसआर की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उसके रिसर्चर्स ने ये फंगस ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो कैपेबल है, यानी कि जो जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जो टॉक्सिक होता है, जो टॉक्सिक और रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता और जो कैंसर फैलाने वाला पायरीन एलिमेंट है, पायरीन प्रोडक्ट है जो आपका, उसको क्या रिमेड कर देगा, यानी कि उसका इलाज कर देगा, उसको क्या ना एक तरह से वो शुद्ध कर देगा। इसकी वजह से जो बीमारियां होती है उसको क्या ये रिमीड कर सकता है, उसको मतलब क्योर कर सकता है, पायरीन की वजह से जो बीमारी होगी। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर क्रिएट करता है ऐसा एलिमेंट। टॉक्सिक जो जहरीला हो, रिकैल्सिट्रेंट जिसे कंट्रोल करना आसान ना हो, यानी कि एक तरह से कैंसर क्रिएटिंग पार्टिकल, कैंसर क्रिएटिंग एलिमेंट है एक तरह से पायरीन। ठीक है, पायरीन क्या हो, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसा एलिमेंट है, या हाइड्रोकार्बन है, नॉन हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि एनवायरमेंट के लिए भी क्या पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है पायरीन। ठीक है, अगर इसकी पूरा नाम जाने जो साइंटिफिक वो होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक है, इसमें बहुत सारी साइक्लिक होती है, जैसे आपने बेंजीन साइकिल देखी होगी, पढ़ा होगा केमिस्ट्री, मैक्सिमम लोगों ने, नहीं भी पढ़ा तो इतना तो बेसिक आइडिया होता ही है कि बेंजीन, टालविन ये सब क्या थे, उसमें आपकी 6 मतलब ये इस तरह से साइकिल होती थी, उसमें बेंजीन रिंग होती है साइकिल की फॉर्म में। तो इसको बोला गया पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक जिसमें से स्मेल आती है, अरोमा, अरोमा मतलब जिसको स्मेल करते हैं, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट से कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, पर इसको पता कैसे लगाए उसके बारे में हम जान लेते हैं। पता देखो क्या रिसर्चर्स ने क्या किया, क्या स्टडी की और कौन से ऐसे इक्विपमेंट यूज किए। एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये यूज किया। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमेटोग्राफी के कलर से, जो क्रोमेटो मतलब कलर से है यहाँ पे, कि अगर दूसरी लैंग्वेज में हम समझे कलर से, कि गैस को हम यूज करते हैं। कोई सैंपल आपने इस मशीन में सैंपल रख दिया, वो सैंपल में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट है, आपको नहीं पता कौन कौन से एलिमेंट है। आप यहाँ पर गैस को आप भेजोगे, जैसे नाइट्रोजन गैस भेज दी, हाइड्रोजन गैस आपने भेज दी, तो वो जो है डिफरेंट एलिमेंट के लिए अलग तरह से रिएक्ट करती है, अलग तरह से पीक लेके आती है। एक ग्राफ आता है इस तरह का, बड़ा यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ पे छोटा सा आ गया, तो ये पीक्स को हमें एनालाइज करना होता है, तो उसी को बोलते हैं हम गैस क्रोमेटर। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पीक्स आते हैं। मान लो आपका ग्रीन कलर का पीक आ गया, तो इसका मतलब वहां पे मान लीजिए आपका निकिल है, और आपका येलो कलर का पीक आया, वहां पे मान लीजिए आपका क्या है, आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक है। तो इस तरह से डिफरेंट कलर के पीक आएंगे, तो इसमें बोला गैस क्रोमेटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रोमीटर मतलब एक स्पेक्ट्रम बनाएगा मास का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कौन से एलिमेंट है, तो उस चीज का ये यूज करके। और सीरोटोम एनालिसिस भी किया है। अब सीरोटोम एनालिसिस क्या होता है, उसमें ये सीरोटोम एनालिसिस में हम जो पायरीन है, ये आपका कार्सिनोजेनिक मटेरियल, उसका हम डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, सीरोटोम के बारे में। जो अब दूसरा अगर थोड़ा सा हम जान ले, एक वो होता है एलिमेंट होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक तरह का आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारी जो नॉर्मल फंक्शन होता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो आपका बॉडी के अंदर होता है, उसको रेगुलेट करता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी और ब्रेन को भी रेगुलेट करने के काम में आता है। सीरोटोन एनालिसिस उसको बोलते हैं, जो सीरोटोनिन होता है। अब यहाँ पे लिखा भी है कि व्हाट डज सीरोटोनिन डू, सीरोटोनिन का काम क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे। ये आपके ब्लड क्लोटिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, और जो आपकी नींद आती है उसको रेगुलेट करता है। सेक्सुअल जो फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है, कि आपके अंदर सेक्सुअल लिबिडो जो होती है उसको भी रेगुलेट करने काम आता है। बोन की हेल्थ को ये रेगुलेट करता है। और दूसरा आपका जो नोशिया हो जाता है और मूड जो फ्लक्चुएट करता है, उसको रेगुलेट करने का काम आता है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी के कई सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। इसके बिना बॉडी एक तरह से निरर्थक है, किसी काम की नहीं रहेगी। तो आपके माइंड में ये पाया जाता है। ठीक है, सीरोटोनिन जो आपका एक तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है बॉडी की। ठीक है, अब जो जीसीएमसीएस जो हमने पढ़ा, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये हमने पढ़ी लिया, एनालिटिकल मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं सैंपल का। अब यहाँ पे बोला गया है, इस चीज का यूज करके हमने क्या आइडेंटिफाई किया, मेटाबोलाइट्स को आइडेंटिफाई किया। ये क्या करते हैं, ये पायरीन का डिग्रेडेशन करते हैं। ऐसा मेथड बताया कि पाथ बताते हैं कि जिससे कि पायरीन का डिग्रेडेशन हो। और सीरोटोन एनालिसिस क्या, पायरीन का डिग्रेडेशन को हमें बढ़ाने में हेल्प मिलती है, उसको क्योर करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, यही सब चीजें इसमें बताया गया। बहुत बोल दिया, इसके ऊपर आगे बढ़ जाता है, पायरीन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पायरीन क्या, आप स्ट्रक्चर देख लो, पिक्चर देख लो। इसमें 4 बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, पीएच जो क्लास होती है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पीएच इसकी फुल फॉर्म है। कार्सिनोजेनिक होता है, कार्बो मतलब कैंसर क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा ये म्यूटेटिक जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी। म्यूटेटिक जेनेटिक प्रॉपर्टी, जो डीएनए में म्यूटेशन, जो डीएनए सेल होती है जिसमें म्यूटेशन होता रहे, अपनी म्यूटेशन मतलब वो चेंज करता रहे अपनी स्ट्रक्चर को, उसे म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इस टाइप का होता है। ये है आपकी पायरीन की पिक्चर। पायरीन में चार चार आपकी वो है। ठीक, ये आप ये समझिए 4 बेंजीन रिंग है, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि एनवायरनमेंट के अंदर ये क्या है, पाया जाता है। सोइल में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, एटमोस्फेयर पूरे में पाया जाता है। ये पूरी तरह से फैला होता है। इसी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसी वजह बहुत ज्यादा जरूरत है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, उसे रिमेडिएशन करने के लिए, जिससे कि एनवायरनमेंट जो कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट है उसको क्लीन किया जा सके। तो क्योंकि ये आपका अच्छा एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो पीएच जो है आपका नेचुरली ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिससे एनवायरनमेंट में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि ये जो केमिकल है आपका नेचुरली मिलता है, कहाँ से, कोल से भी निकलता है, क्रूड ऑयल से भी निकलता है, गैसोलीन से भी निकलता है। ये नेचुरली अकरिंग वो है, ये क्या नाम, ऐसे प्रोडक्ट, ये क्या नाम आपके
प्रोडक्ट जो जो कोल हुआ और क्रूड ऑयल हुआ जिनसे आपका पीएच निकलता है, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है, इस वजह से इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूल के कंबसन से भी क्रिएट होता है, या इनकम्प्लीट आपका म्यूनिसिपल जो वेस्ट होता है, बायोमास होता है, अगर उसको सही तरह से जलाया ना हो, उसका इनकम्प्लीट इंसिनरेशन हुआ हो, तो उससे भी क्रिएट होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, फाइंडिंग्स में क्या क्या निकाला गया कि ये जो फंगस है कैसे मिला। ये फंगस है, ये व्हाइट रोट फंगस है, जिसका पूरा नाम ट्रामेटीज मैक्सिमा IIPLC32 है, ये इसका कोड हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी मैक्सिमा भी बोलेंगे, टी मैक्सिमा बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये व्हाइट रोट टी मैक्सिमा आपका फंगस है, यहाँ पे आप देख लेंगे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। टी मैक्सिमा फंगस ये वाला है, ठीक है, पिक्चर में जो है, ये आपका बायो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन काम करने में आता है, किसका, पायरीन का, ठीक है। इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ये डेड प्लांट्स पे ग्रो करता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा फंगस है जो डिग्रेड कर देता है, एंजाइम की हेल्प से पायरीन को डिग्रेड कर देता है, ठीक है, कैंसर को रिमूव कर सकता है, ठीक है। इसका जो आपका पॉल्यूशन जो होता है सोयल में, उसको भी रिड्यूस करने का काम में आता है, क्योंकि पायरीन वो पॉल्यूशन करता है एयर में, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब इसका किस किस काम में आएगा, ये माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करेगा, और जो आपकी सोइल की क्वालिटी है, क्योंकि जब सोइल में पोल्यूशन को घटा देगा, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। जो टी मैक्सिमा है वो किस में, रिमेडिएशन में, पायरीन की में हेल्पफुल होता है, ये सब इसके बारे में बताएगा। अगला आर्टिकल हमारा पेनिनसुलर रॉक एगमा के बारे में, अगमा अगमा बोलेंगे, पेनिनसुलर रॉक अगमा के बारे में। इसमें क्या बोला कि स्टडी कंडक्ट की गई किसके द्वारा, आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा। उसमें ये बताया कि इन्होंने जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस अर्बनाइजेशन की वजह से जो रीजन क्रिएट हो रहा है, अर्बनाइज रीजन जो क्रिएट, उसको कैरेक्टराइज किया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया है, और कैरेक्टराइज करके आईआईएससी बेंगलोर पे, इसका मतलब बेंगलोर जो रीजन है उस पे स्पेशल फोकस किया। आप जानते हैं बेंगलोर जो है बहुत ही ज्यादा मतलब क्राउडेड सिटी है, और क्या नाम, आपकी मेट्रो सिटी है, उसमें बहुत पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पे जो हिल्स है, हिल्स पे जो स्क्रब होती है, वो आपका क्या है, विलुप्त होती जा रही है, तो उसके उसको ही कैरेक्टराइज करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशल इसका ध्यान क्या है, बेंगलुरु सिटी पे है, तो वहाँ पे जो रॉक है, एगमाज रॉक रॉक एगमाज है, वहाँ पे रिसाइड करते हैं, उस पे ये फोकस करता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज में क्यों आया, कि जो स्टडी में ये पाया गया, जो आपके कई सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो इनकी जो लिजार्ड है, जो ये आपकी छिपकली दिखाई दे रही है इस तरह की, इसी को रॉक अगमा बोला जा रहा है, इसे लिजार्ड भी बोल सकते हैं आप, छिपकली टाइप। तो इनकी प्रेजेंस कम देखने को मिल रही है, किस वजह से, क्योंकि रॉक जो है विलुप्त होती जा रही है, व्हाइट स्पॉट जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, व्हाइट स्पॉट ज्यादा, सॉरी विलुप्त नहीं, वो व्हाइट स्पॉट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रॉक विलुप्त होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है, रॉक को काट काट के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी क्रिएट किए जा रहे हैं, तो इस वजह से इनका हैबिटेट का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपकी रॉक्स पे ही जो स्क्रब होती है उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे यही बोला गया कि उनको रिवाइव करने की जरूरत है, लैंडस्केप प्लांट लगाने से लैंडस्केप को रिवाइव करने की जरूरत है, और जो रॉक पैचेज है जहाँ पे आपकी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, उनको रिवाइव करने की जरूरत है, वहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम ना हो, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। पेनिनसुलर रॉक एगमास के बारे में जानते हैं, ये एक तरह की गार्डन लिजार्ड होती है, जो आपकी साउदर्न इंडिया में ज्यादा इसकी प्रेजेंट देखने को मिलती है। बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर आपका साउथ इंडिया में है, ठीक है, तो वहां पे इसकी देखने को मिलती है प्रेजेंस, ठीक है। ये आपकी ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ऊपर वाला जो बॉडी का कलर है सरफेस पे ऑरेंज, और नीचे वाला आपका ब्लैक कलर है, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो इसकी खास बात ये होती है कि बॉडी जैसे आदमी की होती है, वो क्या हीट जनरेट करती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड तो सर्कुलेट इस लिजार्ड के भी अंदर करता है, मगर ये अपने आप से कोई हीट जनरेट नहीं करते। अगर हीट जनरेट नहीं करेंगे तो इनका जो है पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, तो हीट कहाँ से लेते हैं, हर आदमी को, हर जीव को, हर जंतु को हीट की जरूरत है, तो हीट क्या लेते हैं, सूरज से हीट लेते हैं, रोग जो गर्म हो जाती है सूरज की, उससे उनमें रहते हैं, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सीक वार्म फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे कि सनी स्पॉट हो गए, दीवार पे बैठ गई, तो वहां से हीट लेते हैं। जब आप दीवार वो खत्म कर दोगे, रॉक्स खत्म कर दोगे, तो कहाँ से हीट लेंगे, तो यही है कि ये इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि ये आपका क्या है, फूड वेब जो चेंज हो रहा है उसको ये बताते हैं कि किस तरह से चेंज हो रहा है, और सिटी कितनी वार्म होती जा रही है, उसके बारे में भी ये आपका अंदाजा देते हैं, अगर इनकी संख्या विलुप्त होती जाती है, और हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्योंकि जो इनकी प्रेजेंस कम देखने को मिल रही है, इस वजह से, क्योंकि हैबिटेट इनका लॉस हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब स्टडी इनकी क्यों जरूरत है, स्टडी इसलिए जरूरी है इनकी, क्योंकि ये बहुत
ऐसा है कि हेल्दी इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से पॉलिनेटर का काम करते हैं इकोसिस्टम के लिए, ये लिखा है ना इंक्लूडिंग पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन का भी काम करते हैं और भी कई सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये एक मॉडल सिस्टम ऐसा तैयार कर रहे हैं हम स्टडी से, जिससे कि आपका पूरे इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाया जा सके इनके लिए, जो आपकी रॉक अगमास है या लिजार्ड है उसके लिए। बेंगलुरु पे हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि बेंगलुरु में आपका बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है जो इनको सपोर्ट करता है, इनकी हैबिटेट को सपोर्ट करता है। मगर उसको क्या है, अर्बनाइजेशन की वजह से, जो रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन उसकी वजह से वहाँ पे उसकी जो रॉक अगमास है वो रैपिडली डिसअपियर हो रही है। ठीक है, रॉक अगमास के लिए जो आपका रॉकी स्क्रब हैबिटेट है, जो यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये स्क्रब है जो आपकी पहाड़ी पे उगी हुई है, इसको स्क्रब बोलते हैं। तो इसको क्या है, आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, डेवलपमेंट का काम थोड़ा कम होगा, रॉक को काटने का काम कम होगा, तो इनकी हैबिटेट का लॉस होने से बचाया जा सकता है, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। अगला आर्टिकल हमारा तेजस जेट के बारे में। देखिए क्या हुआ है, इंडिया ने 2021 में ये सोचा कि हम क्यों ना, अब जब हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं और सारी चीज़ें डिफेंस फील्ड में भी हम उतर जाए और उसको डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंस जेट्स है, उनको हम बना के दूसरे देशों को सप्लाई करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करें उनको, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के जेट सप्लाई करें। तो इस चीज़ की सोचते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि हाल को 2021 में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट कितने पैसों का था? 6 बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप 83 जेट्स बनाइए, जो तेजस जेट्स है उनको बनाइए और हम इन्हें 2023 तक क्या ना डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो अभी 2022 खत्म होने वाला है, आधे से ज्यादा 2022 जा चुका है। तो अभी क्या है कि मलेशिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18 जेट सेल करने की, बेचने की सोच रही है। तो यहाँ पे इसलिए न्यूज में है कि 18 जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है एलसीए, तेजस इन्हें बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसको मलेशिया को बेचने की सोच रही है। उधर से ये क्या है, वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह है मलेशिया का, तो उसको दे रही है। तो ऐसा नहीं कि मलेशिया के इंटरेस्ट जगह, और भी कई ऐसी कंट्रीज है जैसे कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इजिप्ट है, इवन यूएस भी हमसे ये चीजें खरीदने की इंटरेस्ट दिखा रहा है। इंडोनेशिया को हम दे रहे हैं, फिलीपाइंस को हम दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ कंट्रियां ये इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इसको खरीदने में, क्योंकि सिंगल जेट आपका सिंगल इंजन जेट है, इसमें एक ही इंजन लगाओ, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, और इसकी जो मारक क्षमता है बहुत बढ़िया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ही ज्यादा लाइट है, हल्का है। ठीक है, जो एलसीए प्रोग्राम था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो हमें बनाने का जो प्रोग्राम चलाया था हमने 1984 में चलाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिसका नाम तेजस दिया गया। ठीक है, इसको किसको ये जिम्मेदारी दी गई? ये जिम्मेदारी दी गई एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये स्टेब्लिश की गई। इसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इस एलसीए प्रोग्राम पे काम करो। इसने, क्योंकि इस वजह से ये जरूरत महसूस की कि जो हमारे उससे पहले मिग 21 फाइटर्स प्लेन्स थे, वो क्या है, बूढ़े हो रहे थे, कहने का मतलब पुराने हो गए थे, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो हमें एक नए जेट्स की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। इसे डिजाइन उसी ने किया है कि एयरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी जो हमारी स्टेब्लिश की गई थी, जो किसके अंडर आती है? डीआरडीओ के अंदर आती है। आप जानते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। इसे मैन्युफैक्चर किया क्या है, किसने किया? हॉल ने किया, यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है, इसके बारे में, फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत हल्का है, स्मॉलेस्ट है, छोटा है और टेल लेस है, इसमें पूंछ नहीं है, बहुत लंबी पूंछ होती है और कई सारे रोल में इसे यूज किया जा सकता है। सुपरसोनिक है, साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलता है। ठीक है, इतनी सारी विशेषता है इसमें। और दूसरी विशेषता जो खास है वो कौन कौन सी है? एयर टू एयर मारक क्षमता इसमें है कि एयर से एयर में ही मार कर सकता है अपनी मिसाइल को, और जो वार हेड्स है उन्हें लॉन्च कर सकता है। एयर से सरफेस पे भी लॉन्च कर सकता है, धरती पे भी मार सकता है। कोई धरती पे आपके जो दुश्मन देश का कोई ऐसे बंकर्स बने हुए हैं या इस तरह के टेररिस्ट कैंप है, उनको तबाह कर सकता है। प्रीसीजन गाइडिंग आपका वेपन्स को ये लॉन्च कर सकता है। प्रीसीजन गाइडिंग लॉन्च का मतलब ये है कि प्रीसीजन गाइडिंग म्यूनिशन, यानी कि हथियार, ऐसे वारहेड्स जो स्मार्ट वेपन उन्हें बोल सकते हो, या स्मार्ट म्यूनिशन बोल सकते हो, स्मार्ट बॉम्ब हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके बाद में थोड़ा सा जर ये क्या करता है, प्रिसाइजली हिट करता है टारगेट को, स्पेसिफिक उसी टारगेट पे हिट करेगा, जिससे कि आसपास की जो चीजें है वो तो तबाह ना हो, बस वो ही जो हमारा टारगेट है वही तबाह हो, यानी कि लॉस कम से कम हो। आसपास की जो पब्लिक है, जनता है या इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे लॉस ना हो, सिर्फ आपका जो स्पेशल टारगेट है उसी को ये हिट करे। तो इसी को बोलते हैं प्रीसीजन गाइडेड
आपका, ठीक है। तो ये है, और लीथल होता है बहुत ज्यादा, यानी कि अगर ये अटैक करेगा उस पर प्रिसाइजली तो उसको तबाही कर देगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दिया और यानी कि आपका 50% तोड़ दिया 50% बचाओ, ऐसा नहीं। तो इस तरह से कर सकते, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है इसमें, कि दूसरे तेजस से, और जिसके तेजस के अंदर खाली हो गया तेजस, उसके अंदर तेल कम बचा, ऑयल कम बचा, फ्यूल कम बचा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा हो, जो एयरफोर्स वन मूवी है उसका, एयरफोर्स वन उसमें फोर्स जाती रहती है, उसका फ्यूल खत्म होने वाला होता है तो वो दूसरा वो आता है, उसमें फ्यूलिंग की जाती है। ठीक है, ये अपनी जो कैपेसिटी है पेलोड्स को ले जाने की, यानी कि हथियारों को ले जाने की, 4000 kg तक ये ले जा सकता है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, मार्च नंबर कितना है, 1.8 है, यानी कि ये उसकी साउंड की स्पीड से इतने गुना तेज दौड़ सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक की है, 3000 किलोमीटर तक की रेंज में आपका मार कर सकता है। तो इस तरह की इसकी विशेषताएं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो फुलफिल नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।